ब्रजमोहन जी, आपका स्वागत है IBC 24 के इस मंच पर। मैं शुरुआत करूं उससे पहले एक बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उसके ये 1998 की बात है, जब ब्रजमोहन जी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे रायपुर में, और मुझे पत्रकारिता करते हुए केवल 3 साल हुए थे, और उस समय मैं यहाँ पर इलेक्शन कवर करने आया था। तो जब मैं आया उस समय रायपुर, तब मध्य प्रदेश 1 होता था, तो मैं पूछ के आया था भोपाल से कि यार कौन बड़े नेता वहाँ पर मिलेंगे जिनका मुझे इंटरव्यू करना चाहिए बीजेपी में। तो सबने कहा जी ब्रजमोहन जी मिलेंगे आपको वहाँ पे। ये तब की बात है 98 की, और मैं इनके जो रामपारा जहाँ पे इनका घर है, वहाँ पे जो दुकान है, वहीं पर मैंने इनका इंटरव्यू पहले 98 में किया था। और अब मुझे पत्रकारिता करते हुए 30 साल हो गए हैं, लेकिन ब्रजमोहन जी भी अब विधायक से 8 बार विधायक बनने के बाद इस बार सांसद बने हैं उसी रायपुर सीट से। तो ये जो फेविकोल का जो जोड़ आपने रायपुर की सीट के साथ जोड़ा हुआ है, पहले विधायक के रूप में और अब सांसद के रूप में, और ना खुद को भी जीतने के साथ साथ जो दूसरों को जिताने का भी जो जिम्मेदारी आपको मिलती है और जो सफलता मिलती है, इसका क्या राज है ब्रजमोहन जी? देखिए, मेरा ये मानना है कि पद और प्रतिष्ठा ये स्थायी नहीं है, ये आने जाने वाली है, और जो आपके संबंध हैं वो स्थायी हैं। और इसलिए संबंधों पे जो व्यक्ति जीवन जिएगा उसको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। और इसलिए मेरे साथ में जो लोग स्कूल में थे वो भी आज जुड़े हुए हैं, जो कॉलेज में थे वो भी आज जुड़े हुए हैं, जो राजनीति में रहे वो भी आज जुड़े हुए हैं। मैंने कभी किसी को नहीं छोड़ा है, भले लोग मुझे छोड़कर चले गए हों, और यही उसका मूल कारण है। लेकिन ये जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, ये तो बात समझ में आई कि उनने आपको जिता के भेजा, लेकिन क्या पार्टी में ऐसे लोग जुड़े नहीं कि आपको मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देख पाए? इतने सालों बाद सबसे ज्यादा समय आप विधायक रहे यहाँ पर। देखिए, मैं ये मानता हूं कि आप जनप्रतिनिधि हैं तो जनता आपको चुनकर भेजती है, और जनता 8 बार विधायक बना दे, जनता 9वीं बार सांसद बना दे, जब 8वीं बार विधायक पद से विदाई दे तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वोटों से जिताए, और जब सांसद बना के दिल्ली भेजे तो देश के टॉप 10 में 90 नंबर पर लाए। इससे बड़ी ताकत और इससे बड़ा पद कोई दूसरा नहीं होता है। इसलिए मुझे इस बात का कोई गुरेज नहीं है कि कौन सा पद मिलता है और कौन सा नहीं मिलता। जनता ने जो पद दिया है वो सिरोधार्य है। लेकिन कभी मुख्यमंत्री बनने की अभिलाषा नहीं रही मन में? देखिए, हर राजनीतिक को होता है कि एक जब मंत्री आप लगातार रहे, मतलब जब पहली बार से आप विधायक बने तब से आप राज्य मंत्री बने, तब मध्य प्रदेश की सरकार होती थी, उस समय शायद पटवा जी मुख्यमंत्री थे जिन्होंने आपको पहली बार मुख्यमंत्री, और आप लगातार मंत्री रहे उसके बाद, और काम भी आपने बहुत अच्छा किया, वो मैं आगे चर्चा करूंगा। तो कभी दिल में आया नहीं कि यार मुझे भी मुख्यमंत्री होना चाहिए? देखिए, दिल में आना अलग बात है और उसका पूरा होना अलग बात है। कि पूरा जरूरी नहीं है कि आपके जो मन में है, दिल में है, वो पूरा हो। हर परिस्थितियों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, और मैं हर परिस्थितियों के लिए अपने आप को तैयार रखता हूं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताइए कि जब आप लोकसभा में इतनी आपने 9वें नंबर पे आए, टॉप 10 में रहे, तो मंत्री वहां पर बनने का केंद्र में मन था कि आप मंत्री तो कम से कम बनेंगे? और क्या ये बात भी सही है कि आप लड़ना नहीं चाह रहे थे चुनाव, खासकर आपको बोला गया, मोदी जी की तरफ से फोन आया कि नहीं जी आपको चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसा कुछ हुआ था? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता चाहती है, इससे बड़ी बात और क्या चाहिए। मैंने कहा हम जनता के नेता हैं और मेरी सबसे बड़ी ताकत जनता है। जनता चाहती है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा पद है, और उससे बड़ा पद कोई दूसरा नहीं होता है। अब हम बात करेंगे आपके कामों की। जब आप मुझे याद है जब आप कृषि मंत्री थे उस समय लगातार कृषि कर्मण एक पुरस्कार होता है देश का, वो 3 साल लगातार छत्तीसगढ़ ने जीता। या फिर आप जब शिक्षा मंत्री रहे तब आपने जो काम किए उसकी काफ़ी प्रशंसा हुई। तो अब आपको क्या लगता है कि जो अभी हालांकि आपके पास बात नहीं है, लेकिन क्या जो रायपुर की जो समस्याएं हैं या जो रायपुर के लिए होना चाहिए, क्योंकि अब तो आप पूरे रायपुर के सांसद हैं, तो ऐसे कौन से आप काम करना चाहते हैं, क्योंकि लोकल इलेक्शन भी होने वाले हैं, कि जिससे कि रायपुर की जनता का जो जीवन है वो थोड़ा सा सुखी होगा, थोड़ा आरामदायक होगा? देखिए, मैंने कभी अपने आप को अपने विधानसभा से बांध कर देखा ही नहीं। जब मैं मध्य प्रदेश में था तब भी पूरे छत्तीसगढ़ की समस्याओं को हम उठाते थे।
जब हम मंत्री बने तब भी हमने पूरे छत्तीसगढ़ की समस्याओं का समाधान किया, लोगों को सुविधाएं पहुंचाई। और आज आप रायपुर का स्वरूप देख रहे हैं। 20 साल पहले क्या था, 24 साल पहले क्या था? रायपुर एक कस्बा था। आज रायपुर देश में सबसे तेजी से विकसित होने वाला कोई शहर है तो रायपुर शहर है। देश में सबसे तेजी से विकसित होने वाला कोई स्टेट है तो छत्तीसगढ़ है। अगर इसको किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मैं तो कहूंगा कि इसका श्रेय अगर हमको देना चाहिए तो पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को देना चाहिए कि उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया और उसके कारण आज छत्तीसगढ़ सबसे तेजी से विकसित हो रहा है। आप अगर बात करेंगे तो वर्ल्ड क्लास सिटी में रायपुर का नाम आए, ये हमारी सोच है। और उसके अनुरूप आप देखेंगे नई राजधानी, चौड़ी चौड़ी सड़कें, चौड़े चौड़े ओवरब्रिज, तालाबों का सौंदर्यीकरण, यहाँ पर वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बने, यहाँ पर वर्ल्ड क्लास स्कूल बने। इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं, मेन बेसिक रूप से 3 चीजें कि किसी भी शहर के लिए सबसे अच्छा कि वहाँ पर एजुकेशन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पर इंटरटेनमेंट की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और वहाँ पर हेल्थ की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। और तीनों दिशा में हमने काम किया है। और आने वाले समय में हमारी ये कोशिश होगी कि छत्तीसगढ़ के बच्चों को, आज यहाँ पर IIM है, आज यहाँ पर IIT है, आज यहाँ पर IIT है, आज यहाँ पर HNLU है, आज यहाँ पर एम्स है। जितनी भी वर्ल्ड क्लास या भारत की बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं वो आज यहाँ पर हैं। और आने वाले समय में और अच्छे इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर सिपेट है, तो आने वाले समय पर और अच्छे इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे और छत्तीसगढ़ की एक पहचान रायपुर के माध्यम से बनेगी और रायपुर की पहचान पूरे छत्तीसगढ़ में बनेगी। बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि अच्छे एकदम राष्ट्र स्तरीय और बल्कि हम कुछ इंटरनेशनल स्तर पर भी कह सकते हैं कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट हैं। लेकिन जो युवा है आपका, जो आपको बहुत समर्थन करता है, जो आपका एक बहुत बड़ा समर्थक वर्ग है, उसको रोजगार की समस्या है। हालांकि रायपुर में इंडस्ट्रीज बहुत हैं लेकिन कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा है। ऐसा क्या काम आपके आने वाले सालों में आप करेंगे जिससे कि लोगों को रोजगार ज़्यादा मिले, जो इन इंस्टीट्यूट जिनका आपने नाम लिया जो उससे पढ़ के निकलते हैं? देखिए, अभी मोदी जी ने एक नई योजना लाई है कि पूरे देश में 2 करोड़ यूथ को इंटर्नशिप करवाई जाएगी, उनको 15,000 रुपये महीने मिलेगा। और उसमें छत्तीसगढ़ में भी 1 लाख से ज़्यादा नौजवानों को इंटर्नशिप कराई जाएगी जिनको 15,000 रुपये महीना मिलेगा। और बाद में इंटर्नशिप के बाद में उन बच्चों को उन्हीं फैक्ट्रियों में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब आने वाले समय पर छत्तीसगढ़ में IT हब के रूप में भी इसको विकसित करने की कोशिश है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे अगर कर निकल कर बेरोजगार हैं तो इंजीनियरिंग बच्चे हैं। और इसके लिए मैं लगातार लड़ता रहा हूँ, केंद्र में भी राज्य में भी, कि टीचरशिप में इंजीनियरिंग के बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि 5 साल का कोर्स करते हैं, 3 साल के ग्रेजुएट को और 12वीं तक के बच्चों को मिल जाती है। तो उनके लिए एक रिफ्रेशर कोर्स 6 महीने का चलाकर उनको टीचरशिप की नौकरी मिले, इसके लिए मैं केंद्र में भी प्रयासरत हूँ, राज्य में भी प्रयासरत हूँ। अगर ये काम शुरू हो जाएगा तो मुझे लगता है हमारे यहाँ मैथमेटिक्स के टीचर, बायोलॉजी के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर, अंग्रेजी के टीचर, जिनके पद रिक्त होते हैं वो पद हम भर पाएंगे और हमारे यूथ को बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार मिल पाएगा। जी, ये बहुत अच्छा कदम है। एक और समस्या है, चूंकि हमें राजधानी संवाद कर रहे हैं, रायपुर की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर रेलवे के जो ट्रेनों की बड़ी समस्या है। एक तो मैं पिछले 2 साल से मैं लगातार देख रहा हूँ कि ट्रेनें बहुत कैंसिल होती हैं, या हर जगह की जो अप्रोच है रायपुर से वो उतनी अच्छी ट्रेनों के द्वारा नहीं है। तो उसमें आप कुछ कदम उठा रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से? जरा आप बताएं कहाँ से अप्रोच नहीं है? आज बेंगलोर के लिए है, आज हैदराबाद के लिए है, आज चेन्नई के लिए है, आज जयपुर के लिए है, आज दिल्ली के लिए है, आज पटना के लिए है, आज इलाहाबाद के लिए है। परंतु छत्तीसगढ़ में जितनी तेजी से पहले 1 साल में 130 करोड़ रुपए रेलवे में खर्च होते थे, अब 1 साल में 20,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 40,000 करोड़ रुपए के तो प्रोजेक्ट सैंक्शन हैं, जिनके ऊपर कभी आपने सोचा था कि जगदलपुर रेल लाइन से जुड़ेगा? अब रावघाट रेल लाइन के माध्यम से जगदलपुर तक जुड़ रहा है। हमारे रायपुर से जगदलपुर जुड़ जाएगा, अभनपुर तक की रेल लाइन चालू हो गई है। अगले मुझे लगता है 1 आध महीने में ट्रेन शुरू हो जाएगी, आगे धमतरी तक जुड़ेगा, धमतरी के बाद में वो बस्तर तक जुड़ेगा। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इस 5 साल के टेन्योर में आपको दिखाई देगा कि जसपुर भी ट्रेन से जुड़ गया
और अंबिकापुर के लिए भी ट्रेनें बहुत ज़्यादा शुरू हो गई छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ 42% फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है और फॉरेस्ट कवर्ड एरिया होने के कारण वहां तक ट्रेन पहुंचना इतना आसान नहीं है। परंतु लगातार मैंने 2 सत्र में ही रेलवे से संबंधित 4-5 प्रश्न किए हैं और उसमें मंत्री जी ने मुझे कहा है कि हम पूरे छत्तीसगढ़ के सांसदों के साथ में बैठेंगे और अगले 5 साल में छत्तीसगढ़ रेलवे के नेटवर्क से जुड़ जाए। या मुझे लगता है 1 साल की समस्या और होगी। 1 साल के बाद जो ट्रेन कैंसिलेशन हो रही है, यहां पर तीसरी लाइन डल रही है, चौथी लाइन डल रही है, रेलवे के अंडरपास बन रहे हैं, रेलवे के ओवरपास बन रहे हैं। शायद पिछले 8 सालों में छत्तीसगढ़ में जितने अंडरपास ओवरपास बने हैं उतने तो पिछले 50 सालों में नहीं बने थे और बहुत तेजी से काम हो रहा है। जब कोई नया निर्माण होता है तो थोड़ी तकलीफ होती है और वही तकलीफ ट्रेनों के कैंसिलेशन के कारण है। तो हमको आने वाला समय रेलवे के मामले में भी छत्तीसगढ़ का उज्जवल है। जी, ये बहुत अच्छी बात है। चूंकि आपने ये सवाल पार्लियामेंट में उठाए थे इसलिए मैंने ये आपसे सवाल पूछा कि उसमें क्या था। और चूंकि अब इंजन और ट्रेन की बात हो रही थी, अब चुनाव है, तो क्या आप तीसरा इंजन अब जोड़ने की तैयारी में हैं? आपकी सरकार में 2 इंजन तो हो ही गई है सरकार ये। नहीं, मैं तो मानता हूं तीसरा नहीं, चौथा भी इंजन जोड़ेगा। चौथा इंजन जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों का है, तीसरा इंजन शहरी क्षेत्रों का है। तो किसी भी, क्योंकि 2 व्हीलर तो सबके पास हो जाती है, 4 व्हीलर आसान नहीं होती है। अब हमारी केंद्र की सरकार और राज्य की विष्णुदेव जी की सरकार दोनों मिलकर चारों चक्के लगाकर तेजी से छत्तीसगढ़ को दौड़ाना चाहती है। और इसके लिए मैं तो जनता से आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि वो शहरी सरकार भी बीजेपी की बनाए और ग्रामीण सरकार की बीजेपी की बनाए और चारों चक्के एक जैसे होंगे तो बहुत तेजी से दौड़ेगी और छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास होगा। लेकिन ब्रह्मोहन जी, अभी जो स्थिति है उसमें कोई भी महापौर या वो आपके पास नहीं है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2 चक्के आप और जोड़ पाएंगे? ऐसा क्या काम आपने कर दिया पिछले 1 साल में? आप देखिए, कांग्रेस तो हमेशा पिछले दरवाजे से सत्ता प्राप्त करती है। उन्होंने नियम परिवर्तित कर दिया कि पार्षद मेयर चुनेंगे और उन्होंने खरीद फरोख्त कर अपने मेयर बना लिए। अब सीधी जनता चुनने वाली है, तो आप देखिएगा लोग बीजेपी को ही चुनेंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में, विष्णुदेव साय जी की अगुवाई में छत्तीसगढ़ तेजी से विकसित हो। जिस प्रकार से 15 साल बीजेपी की सरकार में तेजी से विकास के काम हुए, वैसे ही विकास के काम इन 5 सालों में भी होंगे और जनता इसी उम्मीद, इसी अपेक्षाओं से बीजेपी को ग्रामीण क्षेत्रों में भी लाएगी, शहरी क्षेत्रों में भी लाएगी और छत्तीसगढ़ तेज गति से दौड़ेगा। क्योंकि आपने विष्णुदेव साय जी का नाम लिया, हालांकि अब आप उनकी सरकार में नहीं थे, अब पहले आप मंत्री थे। क्या साय जी अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बदनामी या सबसे बड़ी समस्या कोई होती थी तो नक्सलवाद होती थी। मुझे मालूम है, मैं टूरिज्म मिनिस्टर था, मैं हैदराबाद गया कि आप टूरिज्म के लिए आइए, अरे आपके यहाँ तो नक्सलवाद है। बॉम्बे गया, आपके यहाँ तो नक्सलवाद है। लोगों को लगता था कि रायपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे, रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे तो नक्सलवादी बंदूक लेकर खड़े होंगे। मैंने लोगों को लाया, यहां पर घुमाया। आज 260 कोर नक्सलियों को 1 साल में मार गिराया गया है और मोदी जी की अगुवाई में, अमित शाह जी के नेतृत्व में और विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में नक्सलवाद समाप्ति की तरफ है, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। और जिस दिन नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से समाप्त हो जाएगा, उस दिन छत्तीसगढ़ देश के विकसित राज्यों की बराबरी में आने के लिए दौड़ने लगेगा। और ये सबसे बड़ा काम है, इससे बड़ा काम कोई दूसरा नहीं हो सकता। बाकी तो काम, सड़क, पानी, बिजली, ये सब तो होते रहेंगे। और उससे बड़ा काम कि हमारी जो महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने का काम। हर महिला के खाते में 1000 रुपए महीना जा रहा है। अब मैं कई बार मजाक में कहता हूं महिलाओं को कि पहले तो तुम अपने पति से बोलते थे कि अब महीना हो गया, पैसा दो खर्चे के लिए। अब तुम्हारे पति तुमको बोलेंगे 1000 रुपये आ गया, 500 रुपये मेरे को दो खर्चे के लिए। तो महिलाओं को सम्मान देने का काम, किसानों को मजबूत, हमारे छत्तीसगढ़ की मेन अर्थव्यवस्था किसानों के भरोसे है। अब किसानों का धान 3100 रुपये में खरीदा जा रहा है। खेतीहर मजदूरों को 10,000 रुपये महीना दिया जा रहा है। महिलाओं को उनका भविष्य सुरक्षित किया जा रहा है। तो ये सब जो बातें हैं, ये छत्तीसगढ़ को ऊंचाई तक ले जाएंगी और छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगी। लेकिन ब्रजमोहन जी, एक सच्चाई ये भी है कि अभी जो एक रिपोर्ट आई उसमें ये जो महिलाओं को पैसा देना है और जो किसानों को जो ये कैश डोल जो दिया जा रहा है,
उसकी वजह से हर राज्य सरकार या कई राज्य सरकारों की जो स्थिति है इकोनॉमिक वो काफ़ी डमाडोल हुई है। बहुत सारा पैसा उनको उधार लेना पड़ रहा है जो उसको बाद में चुकाना भी पड़ेगा, जिससे कि जो बाकी विकास कार्य हैं वो बाधित हो सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये क्या एक उचित ट्रेंड है जिसमें कि हर राज्य में महिलाओं को पैसा दीजिए, किसानों को दीजिए, वोट लीजिए और फिर इस इकोनॉमी खराब करिए अपनी? देखिए, जब तक आप आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सशक्त नहीं बनाएंगे तब तक आपकी इनकम भी नहीं बढ़ना है। जब आपके यहाँ बच्चे पढ़ लिख कर तैयार होंगे, इंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, खुद के उद्योग डालेंगे, खुद के धंधे डालेंगे, विदेशों के साथ में, देश के साथ में, बड़े उद्योगपतियों के साथ में संपर्क करेंगे, आपका जीएसटी बढ़ेगा, आपका इनकम टैक्स बढ़ेगा और उसके माध्यम से डेवलपमेंट होगा। तो ये बेसिक चीजें हैं कि जो कमजोर है उसको आप सहायता दो, उसको आगे बढ़ाओ। और जिस दिन हमारा किसान एग्रीकल्चर बेस, फॉरेस्ट बेस, अपनी छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री डालने लगेगा, उस दिन छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था अपने आप ऊपर बढ़ जाएगी। और जब वो ऊपर बढ़ेगी तो ये जो हम खर्च कर रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट है, और ये इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आगे आने वाले समय पर उसका फायदा मिलता है। तो आने वाले समय पर आपको उसका रिटर्न मिलेगा, परंतु आप कमजोर को अगर ऊपर नहीं उठाएंगे तो ये ठीक नहीं होगा। और मोदी जी की सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। ये पहली बार हुआ कि 25 करोड़ लोग 10 साल में गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए। और ये जितनी योजनाएं हैं ये आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए हैं। जो कमजोर, बड़े किसानों को तो इसका फायदा नहीं मिलता है। जो बड़े किसान हैं उनको तो 1 एकड़ में 20 कुंटल खरीदा जाएगा, बाकी तो उनको बाजार में ही बेचना पड़ेगा। तो इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सशक्त करना ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और इसलिए मोदी जी ने हर योजना को किसी जाति धर्म के आधार पर नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर किसी भी जाति धर्म के लोग हों, कोई मुस्लिम महिला है उसको भी मिल रहा है, कोई मुस्लिम परिवार है उसको भी प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, उसको भी गैस के कनेक्शन मिल रहे हैं, उनको भी वजीफा मिल रहा है। तो ये जो पहली बार, अभी तक हमारे देश में जितनी योजनाएं बनती थी, ये एससी के लिए, ये एसटी के लिए, ये इसके लिए, ये उसके लिए, पहली बार देश में ऐसी योजनाएं बन रही हैं जो हर वर्ग के कमजोर लोगों के लिए योजनाएं बन रही हैं। बिल्कुल सही। और आपने एक नया एंगल भी दिया, देखते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट है जो कि बाद में अगर हमको रिटर्न देगा तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एक बात और बताइए कि आप इतने अनुभवी रहे हैं लगातार से, आप सुझाव देते हैं शायद सरकार को कैसे सरकार चलनी? निश्चित रूप से मैं लगभग महीने में एक बार मुख्यमंत्री जी से मिलता हूँ और हर महीने में 25 से ज़्यादा पत्र मेरे जो सुझाव होते हैं वो मैं मंत्रियों को, मुख्यमंत्री जी को, सचिवों को लिखता हूं और उनके ऊपर में निश्चित रूप से एक्शन भी होता है। और कई बार तो मुख्यमंत्री जी बुलाकर बात भी करते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए, इसमें क्या करना चाहिए। तो और मैंने पहले भी कहा है, मैं आज भी कहता हूं कि मैं छत्तीसगढ़ का हूं, छत्तीसगढ़ का था और छत्तीसगढ़ का रहूंगा। चाहे मैं दिल्ली चला जाऊं, छत्तीसगढ़ के हर विकास की योजना में मेरी भागीदारी होगी, ये किसी को गलतफहमी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि आप छत्तीसगढ़ के हैं, रायपुर के हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि आपके परिवार से आपके बाद मतलब कोई राजनीति में नहीं ऐसा, क्योंकि हमने ये ट्रेंड देखा है राजनीति में कि अगर कोई लोकसभा लड़ जाता है तो जो विधानसभा छोड़ता है उसका बेटा लड़ता भी। मिल्कीपुर में एक इलेक्शन हो रहा है उसमें भी ऐसे ही है और कई जगह ऐसा होता है कि वो अपनी सीट बचा के रखते हैं। लेकिन आपके बारे में ऐसे नहीं देखा, सामने सोनी जी बैठे हैं, आपने उनको मौका दिया। तो ऐसा क्या कि आपके परिवार से कोई राजनीति में नहीं आना चाहता कि आप नहीं आने देना चाहते? लोगों ने सुझाव दिया अभी जब विधानसभा का चुनाव था, मैंने कहा जिस दिन वो इस लायक होंगे और लोग कहेंगे उनको कि अब इनको लड़ना चाहिए, उस दिन वो लड़ेंगे। मैं जबरदस्ती किसी को राजनीति में नहीं लाऊंगा और राजनीति कोई पुश्तैनी नहीं होनी चाहिए। राजनीति योग्यता के आधार पर, आपके काम के आधार पर होनी चाहिए। मैं इस मत वाला हूं और इसलिए मैंने कभी भी अपनी तरफ से किसी परिवार को राजनीति में लाने की कोशिश नहीं की है, बल्कि मैंने इनकरेज करने के बजाय डिस्करेज किया है कि जिस दिन आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, उस दिन आपको लगता है कि आप यहां आ सकते हैं, इसके योग्य हैं, तो आप आइए। उस दिन पार्टी स्वयं कहेगी कि आप अपने बेटे को लड़ाइए, अपनी बेटी को लड़ाइए। अच्छी बात है, सोचे। आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब आने वाले समय में जो आप सांसद हैं, रायपुर को समझते हैं, राज्य को समझते हैं अच्छे से, विधायक इतने समय तक रहे हैं, आपकी 5 ऐसी प्राथमिकताएं इस राज्य या रायपुर या राज्य के लिए क्या होने वाली हैं? देखिए, मेरी
मेरा ये मानना है, मेरी प्राथमिकताएं नहीं, ये जनता की जो प्राथमिकताएं होती हैं, जो यहाँ के लिटरेट लोगों की प्राथमिकताएं होती हैं, जो यहाँ के समझदार लोगों की प्राथमिकताएं होती हैं, जो यहाँ के विकास में भागीदार लोग हैं उनकी जो प्राथमिकताएं होती हैं, वही मेरी प्राथमिकताएं हैं। देखिए आजकल गलत फहमी हो गई जैसी जनता होगी उसका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि वैसा होगा। नेता अलग होता है और लीडर अलग होता है। लीडर होता है जो लीड करने वाला हो। नेता तो आजकल कोई भी कुर्ता पजामा पहन लिया तो नेता बन जाता है। तो मेरा यह मानना होता है कि आप जनता को लीड करने वाले हों और जनता की इच्छाओं के अनुरूप आप काम करें। तो उसमें हमारे छत्तीसगढ़ को, हमको एजुकेशन हब बनाना होगा, हमको छत्तीसगढ़ को हेल्थ हब बनाना होगा, हमको छत्तीसगढ़ को इकोनॉमिक हब बनाना होगा, हमको छत्तीसगढ़ को आईटी हब बनाना होगा। और छत्तीसगढ़ के नौजवान यहाँ से बाहर ना जाएं, छत्तीसगढ़ के मजदूर यहाँ से पलायन ना करें, उनको यही रोजगार मिले, ये हमारी प्राथमिकता में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजमोहन जी। आप नमस्कार। बातों से झलकता है कि जो राजनीति में आपका लंबा अनुभव रहा है और जो आपने जनता की जरूरतों को समझा है, उसको वो जनता के लिए आप करना भी चाहते हैं, आपकी प्राथमिकताएं भी ये हैं। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसमें सफल हों और लगातार रायपुर का और छत्तीसगढ़ का आप इसी तरीके से लीड करते रहें। चूंकि आपने कहा कि लीडर और नेता में अंतर होता है, तो आप लीडर हैं, इस तरीके से लीड करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद IBC 24 से आपका बात करने के लिए।